अस्सलामुअलैकुम। समा स्पेशल के साथ मैं हूं शाहजेब अहमद। मैं हूं महक असलम। आज समा स्पेशल में जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे मईशत पर। पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी के आसार जो हैं वो हमें नजर तो आ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस जनाब अभी कम नहीं हुए हैं। माली साल 2025 और 26 में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है जो इक्तिसादी शरह नमू है वो तकरीबन 2.7 से 3.6% के दरमियान हो सकती है, जिसका जो इन्हसार है वो मुआशी इस्लाहात की तकमील और आलमी मुआशी हालात पर है। बैरूनी कर्जों की आमदनी और माली इमदाद में जो इजाफा है वो हुकूमत को माली इस्तेहकाम की जानिब लेकर जा रहा है, लेकिन इसमें सवाल शाज़ेब ये है कि ये माली इस्तेहकाम आम आदमी तक कब पहुंचेगा। बिल्कुल, इसके असरात जेब पर अब भी शहरियों के भारी पड़ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमारा आज का प्रोग्राम इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेगा कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल आम शहरियों की जिंदगियों को कैसे मुतासर कर रही है, मईशत किस समत में जा रही है, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुआशी तज्ज़ियाकार नदीमुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़ पाशा साहब, सबसे पहले तो मैं आपके सामने यही सवाल रखूंगा कि पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी तो आ रही है, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये अभी कम नहीं हुए हैं। किस समत में जा रही है हमारी मईशत, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो शरह नमू है पिछले तकरीबन 5-6 साल ये खींच खांच के मुश्किल से 2.5 से 3% की रेंज में रहा है और पिछले साल भी इसी रेंज में रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में आबादी की सालाना 2.5% से बढ़ रही है और अगर शरह नमू में भी तकरीबन इतना ही इजाफा है, तो फिर इसके माने ये है कि फी कस आमदनी पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में बिल्कुल उसमें रियल टर्म्स में इजाफा नहीं हुआ है। साथ साथ इसमें जो प्रॉब्लम पैदा होता है वो ये है कि जब आपका शरह नमू इतना कम हो तो रोजगार में इजाफा इससे भी कम होता है जी। अगर 3% आपकी पैदावार में इजाफा है तो मुश्किल से आपके जॉब्स में 1.8% का इजाफा हो सकता है, जबकि आपके लेबर फोर्स में सालाना वही इजाफा 2.5 से 3% का है। सही नतीजा बेरोजगारी बढ़ गई है जी। और एक हैरत अंगेज आदाद शुमार पेश किया है पाकिस्तान एंड का जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस है 2023 का, उसने एक हैरत अंगेज स्टैटिस्टिक पेश किया है सेंसस के बेसिस पर, और ये एक बहुत अच्छा डिजिटल सेंसस था कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना जो है वो 22%। कुछ साल पहले पाकिस्तान ब्यूरो कहता था कि ये 6-7% है जी जी। तो यानी कि पाकिस्तान में शायद तारीख का बुलंद लेवल बेरोजगारी का हो रहा है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछने वाली थी कि जब तक पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की नहीं करेगा हम रोजगार जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या ये समझे कि जो मॉडल इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो पॉलिसीज हमारे पास मौजूद है, उसमें खामियां हैं, बेहतरी की हमें जरूरत है, और अगर है तो वो क्या है? सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान की एक तरह से आदत ये थी कि जब हम शरह नमू को बढ़ाने चलते थे तो हमारा नतीजा फौरन ये निकलता था कि हमारे दरामदाद इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते थे और उसके नतीजे में हमें बड़ा नुकसान होता था। तो इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने जो रिजर्व्स हैं उनको कायम रखें, और आपने देखा कि 2022-23 में पाकिस्तान तकरीबन दिवाली के करीब आ चुका था। सही। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मेरा अपना नाचीज राय ये है कि 6% शरह नमू इस वक्त फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कोशिश ये करना चाहिए कि सलीके से पॉलिसीज मेजर्स वगैरह लगा के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को एनकरेज करके खास तौर पे, और कोशिश ये करें कि किसी तरह से 4.5 से वाले सालों में
अच्छा, 5 इसी पॉइंट को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। मुआशी तज्ज़ियाकार नदीम उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, ये जो फिर बात हो रही है कि 6% फिजिबल नहीं है, जब हम बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है इस वक्त जो मसाइल हैं वो हैं क्या? जो हमारी सनती पैदावार है वो भी हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट से भी इजाफा करना है। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में जाता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि रेमिटेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, जो कि सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए जी, पहली चीज तो ये जो पाशा साहब ने पिक्चर डिस्क्राइब की, बड़ी ठीक डिस्क्राइब की है, और ये शॉर्ट टर्म पिक्चर है। जो असली पिक्चर है वो ये है कि हम इस वक्त कोई 78 ईयर्स से आईएमएफ के चुंगल में फंसे हुए हैं। आईएमएफ का मतलब है इमरजेंसी वार्ड दुनिया का। दुनिया का इमरजेंसी वार्ड आईएमएफ है, जिसके अंदर जो जाती है, जो मुल्क जाता है, वो मुल्क वो होता है जिसको अपना काम नहीं करना आता और जो पॉलिसी बनाने से गाफिल है, वो मुल्क जाता है। हम 25 आईएमएफ के प्रोग्राम कर चुके हैं। 78 साल से हमने और कुछ नहीं किया सिवाय इमरजेंसी वार्ड में बैठे रहे। तो जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, ये नंबर्स की बात नहीं है। ये बात ये नहीं है कि ग्रोथ रेट कहाँ है या क्या होनी चाहिए। बात ये है कि हम अपनी पॉलिसी खुद बना ही नहीं सकते, ना हमें बनानी आती है। और क्वाइट फ्रैंकली ये पॉलिसी की भी बात नहीं है। पॉलिसी की इस वक्त जरूरत नहीं, इस वक्त हमें एक डीप रिफॉर्म की जरूरत है। अगर आप देखिए, पाशा साहब से पूछते बता देंगे आपको, पिछले कोई 5-6 साल से जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इस बात पे कि जी इकोनॉमिक रिफॉर्म से ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ ना पॉलिसी से होती है, ना ग्रोथ होती है पैसा मांगने से, भीख मांगने से। हमें आदत है भीख मांगने की, कि हम जाके किसी से सऊदी अरेबिया से ले आए पैसे, अमेरिका से ले आए, आईएमएफ से ले आए, कुछ करें। हम अपना डोमेस्टिक रिफॉर्म करने को तैयार नहीं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट है, ग्रोथ हमारी कैसे ऊपर जाएगी जब हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 13% बैठी हुई है और कभी ऊपर जाती नहीं। 15 चली जाती है बहुत से बहुत, मेरा ख्याल शायद 1 साल भी गई थी। इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट 35 है, चाइना की 40 है। हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी जो बुनियादी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी वगैरह, वो सारा वक्त आपको रेगुलेशन, अटेस्टेशन, फाइल के चक्कर में डाले रखते हैं। काम तो हो नहीं सकता यहाँ। तो अगर आप अपना तरीकेकार काम का बदल नहीं सकते तो फिर छोड़े, फिर बिल्कुल ठीक है, बैठे रहे 2% पे चुप करके। तो मैं तो इस नतीजे पहुंचता हूं, हम चाहते ही नहीं तरक्की। सही, ठीक, चाहते ही नहीं है तरक्की करना। असफर एहसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वजीर बराए सरमाकारी, हमें बेहद शुक्रिया असफर साहब वक्त देने के लिए। जो बात हो रही है कि हम ये चाहते ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, फिर उस पर सवाल ये है कि मुआशी इस्तेहकाम तो आ रहा है लेकिन तरक्की नहीं आ रही। वो तरक्की कहाँ जा रही है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का, और मैं नदीम उल हक साहब की बात से और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात यह है कि हम कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं है। जो डीप रिफॉर्म्स की बात हो रही है, हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन बेसिकली हम इसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेते। हमारी कोई भी प्लानिंग जो है वो 3-6 महीने से साल से ज़्यादा के ऊपर की नहीं होती। आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हैं, आपकी पॉपुलेशन का साइज़ 250 मिलियन, लेकिन आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे नहीं बनाया। तो जब आप डीप रिफॉर्म्स पे नहीं जाते, आप रीस्ट्रक्चरिंग पे नहीं जाते, आपका एक कोर्स करेक्शन का माइंडसेट नहीं है, आप एक शॉर्ट टर्म गेन्स पे और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के थ्रू इस इकॉनमी को रन करना चाहते हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, तो इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा कि जैसे मेरी फील्ड इन्वेस्टमेंट है, तो पिछले 25 साल में अगर कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट पाकिस्तान में है तो वो आपकी FDI का नंबर है, जो $2 बिलियन के आसपास घूमते हैं। और लास्ट 2 ईयर्स में दिस इज़ द वर्स्ट नंबर। इस साल आपने $1.93 बिलियन की नेट FDI ली है और उससे पिछले साल आपने $1.83 बिलियन की FDI ली है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्लेम्स हैं, जो आपके दावे हैं, वो गलत हैं और आप एक मिसलीडिंग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोर्स करेक्शन की ज़रूरत यह है कि आप पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में देखें, बैलेंस शीट को देखें, वेयर यू आर स्टैंडिंग, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। और बिफोर अट्रैक्टिंग द FDI सबसे पहले अपने घर को फिक्स करें। जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं, जिसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट पिक्चर सही पोर्ट्रे करनी है। तो हम ये समझे कि वो जो बात की जाती है कि वेंटिलेटर पर थी हमारी मईशत, अब हम उसको बड़े अच्छे तरीके से बंद गली से निकाल के लेकर आ गए हैं, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं है।
देखिए, मैक्रो आपकी बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन बेसिकली सस्टेनेबल नहीं है ना। आपकी इनकम है नहीं, आप लोन्स ले रहे हैं, आपकी ना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो रही है, ना आपकी जो है वो FDI आ रही है, ना आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रही है। देखें, दुनिया की अगर आप टॉप FDI कंट्रीज़ की एनालिसिस करें पिछले 20-25 साल में, तो एक चीज़ नज़र आती है कि आपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एनवायरनमेंट को इनेबलिंग बनाया, आपने उनको फैसिलिटेट किया। जब तक आप 90% फोकस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने पे नहीं बनाएंगे। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, सऊदीया हर कंट्री में पैसे कर रहा है, पाकिस्तान में पैसा नहीं कर रहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर बियॉन्ड सीरियस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ये ट्रस्ट ऐसे ही नॉट कैपेबल टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। ये ट्रस्ट ऐसे ही गेन होगा। नदीम साहब, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लाऊंगा कि जो ये बात कर रहे हैं एहसन साहब भी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको हमने किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, और उनको फैसिलिटेट करेंगे तभी हमारे पास जो है वो भी आएगा। फिर दूसरी जाने जो IMF की रिपोर्ट है, उस हवाले से भी मैं आपसे कमेंट चाहता हूं कि फिर जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, इस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इस्लाहात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये कहना कि स्टेबिलिटी आ गई है, ये भी एक गलत बात है। एक क्या कहते हैं, बहुत बीमार आदमी हो, कैंसर हुआ हो, तो कभी कभी थोड़ी देर में खुश हो जाता है, अंदर से कैंसर वही रहता है। हम 25 IMF के प्रोग्राम के बाद अगर हम सोच रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी आ गई है, तो मेरा ख्याल है हमें दोबारा थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा गौर से सोचना चाहिए। क्या स्टेबिलिटी है? एक्सचेंज रेट पे हमने जोर लगाया हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट हमारी हो नहीं रही, ग्रोथ हो नहीं रही, पाकिस्तान जी का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, ये स्टेबिलिटी आ गई है? ये कोई स्टेबिलिटी है? ये तो एक हेल्दी स्टेबिलिटी है। ठीक है, जो काम करने वाला है, सिंपल बात है, ब्यूरोक्रेसी को पीछे करे खुदा के वास्ते। ये एफिडेविट मैं खुद ट्विटर पे लिखता रहा हूँ, मुझे हफ्ता हो गया एफिडेविट लेते लेते। ठीक है, ये एफिडेविट NOCs का निजाम बंद करें। आज ही SECP के साथ मेरे को 6 घंटे लगे हैं छोटी सी एक फाइलिंग के लिए। यार ये क्या तमाशे हैं? आपके FBR की फाइलिंग होती कोई नहीं, आपकी टैक्स रिजीम सारी टूटी हुई है, आपकी हर चीज टूटी हुई है। कोई चीज चल रही है मुझे बता दे। अब सड़कें बंद कर देती जब आपकी मर्जी होती है। आप चाहते हैं इकोनॉमी चले, सड़क मैंने हिसाब लगाया, सड़कें बंद करने का कॉस्ट, सिर्फ सरीना का कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ रुपया दिन का आ रहा है। आप तो हर जगह सड़कें बंद है, तो क्या करेंगे आप? सही, तो घूम करके बात यही आती है कि फैसिलिटेट करने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नहीं जी, फैसिलिटेट मेरा ख्याल, सॉरी मैं जरा प्लीज फैसिलिटेट करने की जरूरत कोई नहीं। फैसिलिटेट ना करें, प्लीज ना करें। हुकूमत को अपना प्रोटोकॉल लेके किसी और दुनिया में चली जाए, हमें काम करने दें यहाँ। सही, ठीक है, अपने दफ्तर होल्ड करके जाने, फैसिलिटेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीछे हट जाए। सही है, ठीक है। चलिए हफीज पाशा साहब की तरफ जाते हैं। हफीज साहब, आपने IMF के साथ बड़ा क्लोजली काम किया। दुनिया में 2 ही ममालिक हैं जिन्होंने गालिबन 25 प्रोग्राम्स तक चले गए, एक तो अर्जेंटीना है और फिर एक हम हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट के हवाले से? मुनासिब बात है कि पाकिस्तान 25वां प्रोग्राम में जा चुका है IMF का, और आमतौर पे जो पिछले प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें फोकस स्टेबलाइजेशन पे ज़्यादा होता था, और ये बात होती थी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम कैसे होना चाहिए। मगर इस मर्तबा IMF ने एक बहुत ही नया और बहुत ही मुनासिब रास्ता ढूंढा है, और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा दिया गया है। ये माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ऑन गवर्नेंस करप्शन डायग्नोस्टिक। तकरीबन इसमें 186 पेजेस की रिपोर्ट, 15 पॉइंट प्लान ऑफ रिफॉर्म, बहुत मुनासिब है, और बड़े सलीके से ये बताया गया है कि हमारे यहाँ फेलियर्स किन किन इदारों में, किन किन सिस्टम्स में हैं, किन पॉलिसीज़ वगैरह हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट का जो आने वाला दिन है, हफ्ते महीने हैं, क्या ये रिपोर्ट जो है ये कन्वर्ट होगी इनटू द पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में इन रिफॉर्म्स को शुमार किया जाएगा। बिकॉज इसमें जो टक्कर है वो जिसे कहते हैं हमारे अशराफिया से है। उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान के अशराफिया के बारे में, और एक नुमाया एग्जाम्पल दिया जिस तरह चीनी के ट्रेड और एक्सपोर्ट में किस तरह के घपले किए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रिपोर्ट IMF ने लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अशराफिया पे इशारा किया है कि उनको
अब मुनासिब तरीके से बिहेव करना है। तो अब ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में ये जो रिपोर्ट आई है उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या होगी, और आगे चल के हमारी हुकूमत और जो अशराफिया हैं वो क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। असवर एहसन साहब, ये पॉइंट मैं आपके पास लेकर आता हूँ कि जिस तरीके से फिर ये बात हो रही है और इस IMF रिपोर्ट की बात हो रही है कि अगर हाई प्रोफाइल करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, गवर्नेंस को बेहतर कर दिया जाएगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि इन्वेस्टमेंट में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो बढ़ेगी, जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर भी इजाफा हो सकता है, यानी कि ओवरऑल आपकी मईशत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन टारगेट इसको करना पड़ेगा। देखिए, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बेहतर टैक्स सिस्टम चाहिए, आपको बेहतर एनर्जी के रेट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की एनवायरनमेंट बेहतर होगी। जब बिजनेस की एनवायरनमेंट बेहतर होगी, पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगी, कॉम्पिटेंट टीम्स गवर्नमेंट में बैठी होंगी और गवर्नमेंट अपना साइज रिड्यूस करेगी, गवर्नमेंट अननेसेसरी बिजनेस में इंटरवेंशन नहीं करेगी, डिक्टेट नहीं करेगी, तो गाड़ी खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाएगी। जब गाड़ी चलनी शुरू होगी तो 3 से 5 साल में हालात बेहतर भी होंगे। अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम उसको मुसलसल ज़ाया करते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात होती है ना फाइनेंशियल करप्शन की, इससे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ मेरी नज़र में वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है। और जब हम अशराफिया की एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो इस एलीट कैप्चर की जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है वो असल करप्शन है। और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या ब्यूरोक्रेसी शामिल नहीं है, इसमें बड़े बिजनेस कार्टल्स भी शामिल हैं, इसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग शामिल हैं। तो ये जो 2-3-4% का एलीट कैप्चर है, इसने एक पूरा सबोताज किया हुआ एनवायरनमेंट जिसके लिए हमें कोर्स जरूरत है। मैं बार बार एक वर्ड कह रहा हूं, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, जिसके लिए हम राजी नहीं है। तो हमें दूसरी कंट्रीज से सीखना चाहिए, उनकी अच्छी प्रैक्टिस से सीखना चाहिए और हमें अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में देख के जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं, जो डीप रिफॉर्म्स करनी है, जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, उसको वॉर फुटिंग्स पे इनिशिएट करना चाहिए। जो नदीम साहब ने कहा कि गवर्नमेंट अपना काम करे, बिजनेस को अलाउ करे, पूरी सोसाइटी को अलाउ करे, अपना साइज रिड्यूस करे, यही वो रास्ता है जिससे आपकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। ओवरनाइट रिजल्ट कभी नहीं आएगा, चंद साल लगेंगे, लेकिन वो चंद साल का सफर आज आपने शुरू करना होगा, उसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो ये कह देती है कि पिछली वाली हुकूमत ने ये काम नहीं किया, अभी इसको हमें ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, और वो वक्त इतना लगता है कि वो भी हुकूमत चली जाती है। और वो जो प्लानिंग होती है शाहजेब, वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती प्लानिंग होती है, उससे फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये जरूर कह देते हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है कि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी हुकूमत ये आके कहती रही है और कहती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकॉम्पिटेंस होती है, उसकी लैक ऑफ विल होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। देयर इज नो रॉकेट साइंस टू फिक्स आवर इकोनॉमी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंट टीम्स, right persons at the right places and the will to do it and nothing else. This is all incompetence of all the previous governments and the current government as well. सही, इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं। प्लीज। देखिए, ये जो IMF की रिपोर्ट है मुझे तो नहीं पसंद आई, ऑल्दो मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। बहुत जनरल है, 186 सफ़े, पता नहीं क्यों इतने ज़ाया किए हुए हैं, और उसके अंदर बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, IMF का काम नहीं है हमें फिक्स करना, हमारा अपना काम है। हर हुकूमत का जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो IMF के पास जाके बैठ जाता है, कहता है मुझे बताओ मैं क्या करूं। ओ भाई, तुम्हारा क्या काम है? ये जो रिपोर्ट आई है इस पे हमारी मिनिस्ट्री ने क्या कमेंट किया? अपना कमेंट क्यों नहीं देते? हमें दिखाई नहीं ये क्या सोचते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं इस पे, हमें क्यों नहीं कमेंट दे रहे? नंबर 2, ये बताइए जो ये पाशा साहब कह रहे हैं एलीट कैप्चर, या रिपोर्ट कह रही है एलीट कैप्चर, आई डोंट बाय इट। मैंने इस पे पूरा पेपर लिखा, देयर इज नो कैप्चर, देयर इज ओनली वन कैप्चर। ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमें पॉलिसीज खुद से बनानी पड़ेंगी हमारे मिनिस्टर्स को। IMF के पास बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, हफीज पाशा साहब, असफर एहसन साहब और नदीम उल हक साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और बात यही हो रही थी कि अगर हम चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं और एक सस्टेनेबल हमारी पॉलिसी हो, तो फिर हमें यही करना है कि एक तो महकमे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करने हैं। हमें इस तरीके से चलना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों। इसके साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो यहाँ पर मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस करना पाकिस्तान में आसान और सबसे जरूरी बात है विल आपकी होनी चाहिए। अगर विल नहीं होगी तो फिर सब कुछ हम यही कहेंगे कि कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं वो कुछ नहीं पता। अच्छा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं शकील अहमद, जो कि इकोनॉमी को बड़े बेहतर तरीके से कवर करते हैं, फील्ड में वो होते हैं। शकील, बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप चूंकि बहुत क्लोजली चीज़ों को देखते हैं, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस समत में जा रही है? कह रहे हैं ये कि मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन उस इस्तेहकाम में तरक्की कहाँ है? अगर वो तरक्की भी हो रही है तो आम आदमी तक वो तरक्की क्यों नहीं पहुंच रही? देखिए, सबसे पहले तो हमें कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि हम 2022-23 में जब थे तो डिफ़ॉल्ट के ब्रिंक के ऊपर थे। सब कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वजह ये थी कि डॉलर्स नहीं थे हमारे पास, इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं थे, एलसीज नहीं खुल रही थी और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जमूद का शिकार थी। लेकिन अब उससे अगर कंपैरिजन करें तो सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम पाकिस्तान जो है वो सितंबर 2024 से IMF के का प्रोग्राम में है, $7 बिलियन का जो है। फिर अब इस साल हमें $1.4 बिलियन का RSF प्रोग्राम भी मिल गया है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। तो अभी चीज़ें बेहतर हैं। अभी एक्सपोर्ट्स कुछ बड़ी हैं, रेमिटेंसेस पे हमारा काफ़ी सारा इन्हिसार है। इस फिस्कल ईयर के नंबर ले लें तो अभी पहले 3 माह में कोई 8.4% रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट कोई बड़ी हैं 6.5%, और इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, जो पिछले 1 साल की बुलंद तरीन सतह है। 7.5% टारगेट है इस साल का। तो इन्फ्लेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, चीज़ें जो है मार्केट के अंदर महंगी हैं। ऑन पेपर्स हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है कंपैरिजन करें हालिया बरसों के दौरान, लेकिन मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको ये इशू है कि प्राइसेस उस तरह कम नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा इशू, अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 6% अराउंड है इस वक्त, लेकिन पॉलिसी रेट 11% है, जो शरह सूद है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको जो कर्जा मिलता है बैंकों से वो अभी भी महंगा है। तो 5% का उसमें गैप है इन्फ्लेशन में और पॉलिसी रेट में। तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, पॉलिसी रेट में कमी लानी होगी। इसके लिए लोग डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमें जो हमारे दोस्त कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़, उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है, ख़ासतौर पर चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत वगैरह, उनके यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं फिक्स्ड, तो उससे हमें सपोर्ट मिल रही है। लेकिन हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी, इन्वेस्टमेंट में इजाफा करना होगा, जिसके बाद हम कह सकेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही। शकील, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जो रेमिटेंसेज हैं हम उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये आर्जी सूरत हाल है कि जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी और बेहतर लग रही होती है, लेकिन हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेमिटेंसेज पे तो रिलाई नहीं किया जा सकता इकोनॉमी को। और इसके साथ साथ जब हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, वो आपके ख्याल में इसके आखिर तक क्या सूरत हाल होगी हमारी इकोनॉमी की? देखिए, इस फिस्कल ईयर के दौरान जो हमारा जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो तो $35 बिलियन अराउंड है, लेकिन हमने जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम एक अनाउंस किया हुआ है, उसके तहत अगले 5 साल में हमने इसको $60 बिलियन लेके जाना है। मैं गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें इकानमी को, तो 4.2% टारगेट सेट किया था हुकूमत पाकिस्तान ने इस फिस्कल ईयर के दौरान, जो 2025-26 है। लेकिन चूँकि फ्लड आया पाकिस्तान में, उससे काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए, ख़ास तौर पर पंजाब में, कश्मीर में, KPK में, तो सिंध में भी इससे मुतासर हुआ, सिंध भी। तो उससे अब GDP ग्रोथ जो है वो 3.6-3.7% तक रहने का तखमीना है। लेकिन ओवरऑल देखें तो चीज़ें कुछ बेहतर हैं, लेकिन अभी मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। जैसे कि IMF ने कहा है कि आपको इसी जो है वो ट्रैक के ऊपर रहना पड़ेगा ताकि इसमें मज़ीद स्टेबिलिटी आए। शकील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। शकील हमें तफसीलन बता रहे थे पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, उन्होंने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दिफाई कशीदगी है वो एक बार फिर सरे फहरिस्त है। बयानात सख्त होते जा रहे हैं और जो आलमी ताकतें हैं वो इस सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। भारत के आर्मी चीफ, उनकी बात करते हैं। भारत के आर्मी चीफ की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने ये कहा कि 88 घंटे का सिर्फ ट्रेलर था, असल कार्रवाई अभी बाकी है। और इस जैसे जो इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स हैं, इससे खित्ते में बेचैनी में इजाफा हो जाता है। जबकि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम भारत पर किसी भी तरह एतमाद
नहीं कर सकते और हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा। जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का क्रेडिट अपने नाम कर लिया है। और दूसरी जानिब यह भी हुआ कि दुबई एयर शो में भारतीय पायलट्स पाकिस्तानी पायलट के साथ गुफ्तगू करते और JF-17 थंडर के साथ तस्वीर बनवाते भी हमें दिखाई दी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बनी बल्कि जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने उनको चाय की प्याली की ऑफर की, हमें मानवाजी का पूरा हक अदा किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ पानी पियेंगे। उनको शायद पता चल गया था कि आप खुद से बता रही हैं। नहीं नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है, ऐसा हुआ। अच्छा जी, अब इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया समा स्पेशल में आपने हमें ज्वाइन किया। भारतीय आर्मी चीफ वैसे तो बात नहीं करते, लेकिन जब वो बात करते हैं तो बेतुकी बात करते हैं। यानी भारत ये कह रहा है कि 88 घंटे जो जंग हुई वो सिर्फ ट्रेलर था, जो उनके तैयारे राख हुए, कचरे का ढेर बने, वो सिर्फ ट्रेलर था। यानी भारत अभी भी इस पोजीशन में है कि वो कोई भी धमकी दे ले, कोई भी बात कर ले। ऐसा ट्रेलर जिसका नुकसान भी खुद उठाया है। जी जाहिद साहब। जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, बात इस तरह के इनको पहले तो भारतीय आर्मी चीफ ना कहें जी, इंडियन आर्मी चीफ ना कहें। प्राइमरली इज अ मिलिटेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ द संघ परिवार जी, संघ परिवार, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, सॉरी जो वॉर की स्टेटमेंट्स होती हैं जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। दिस इज ये काम होता है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल लीडर्स का, जो एक किसी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट चूंकि वहां पे एक संघ परिवार है, एक मिलिटेंट विंग्स हैं, तो ये आर्मी उनकी मिलिटेंट विंग बन चुकी है। इनके CDS चौहान साहब किताबें लिख रहे हैं, रिसर्जेंट इंडिया, इस तरह का कुछ मौजू है, उसका बुक का टाइटल है, और उसमें वो कहते हैं जी कि हम हिंदुत्व के ऊपर बेस करेंगे अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन स्ट्रक्चर्स को, हिंदुत्व की जो सोच है उसके मुताबिक, हनुमान की जो वो बात करते हैं और इस तरह की चीजें। अब जब इस तरह का माइंडसेट, तो ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट्स देते हैं। हाँ, जहां तक वॉर का ताल्लुक है, सिंदूर अगर अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा अच्छा ट्रेलर चलाया, अल्लाह करे कि ये इसी तरह के ट्रेलर आगे भी चलाते रहे, और जब भी ये फिल्म का ट्रेलर चलाएंगे उसी को इसी तरह की स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। लेट्स नॉट बी ह्यूब्रिस, हम नहीं होना चाहते, लेकिन कॉन्फिडेंस अल्लाह की मदद से और नेशन की जो कॉन्फिडेंस है इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो इसी तरह का रिस्पॉन्स जाएगा। अगर संदूर 2 कब लॉन्च करना चाहेंगे, तभी करेंगे कि संदूर 1 बुरी तरह फेल हुआ। एक चीज फेल होती है तो आप 2, 3, 4 पे जाते हैं ना। आपने उसका मतलब है उससे आपके पॉलिटिकल, मिलिट्री और आपके जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव ही नहीं किए। तो इनको तो सैक कर देना चाहिए। कोई भी सेम लीडरशिप होती वो ऐसे बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया कि अगर वो 2.0 लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हम पहले सिंदूर ऑपरेशन में नाकाम हुए हैं मुकम्मल तौर पर। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत की बात हो रही है और जिस ट्रेलर की वो बात कर रहे हैं उसकी एंडिंग पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, मेरे ख्याल में दोबारा भी। मेरा ख्याल क्या है, हमें पता है कि वो दोबारा भी पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त उसकी एंडिंग की जाएगी। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, फिर हम जब ये बात करें कि जो भारत का नैरेटिव है, एक तो वो हिंदुत्व उनकी पॉलिसी, दूसरी जानिब रियलिटी से ज़्यादा वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पर बेस होती है उनका जो भी नैरेटिव होता है। और मीडिया को अगर उनके ले लिया जाए तो मीडिया की जो उनकी पूरी सूरत हाल है वो तो पूरी दुनिया के सामने कि कितना उस पर बैठकर झूठ बोला जाता है जिससे पे कोई किसी किस्म के फैक्ट्स होते ही नहीं है। देखिए शाहजेब, हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत इस वक्त अपने हेजमोनिक डिजाइन्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व हासिल करना चाहता है। वो इस रीजन को एक हिंदुत्व के रंग में रंगना चाहता है, सेफ्रनाइज रीजन चाहता है। उसको परसू करने के लिए उसको फ्रिक्शन की जरूरत है, उसको लड़ाई की जरूरत है। पीसफुल मीन से वो कभी भी अपने हेजमोनिक डिजाइन्स को मुकम्मल नहीं कर सकता। कोई भी मिलिट्री हो, वो डेटरेंस को मेंटेन रखने के लिए, और अगर डेटरेंस लूज हो गया तो उसको रीगेन करने के लिए तो एक्शन में आ सकती है। लेकिन जब हेजमोनिक डिजाइन्स के लिए उनको क्रिएट करनी पड़ती है वॉर, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो संदूर हैं, खुद ही क्राफ्ट करते हैं। अपने 26 लोगों का खून किया, उसी खून की स्याही से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा पहलगाम का, और इनको मुंह की खाना पड़े। पाकिस्तान ने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तान का भी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाइना US जो सेनेट और कांग्रेस के लिए लिखी गई है, तो वो बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर रही है कि उस 4 दिनों की वॉर में क्या हुआ।
तो इनका ये अच्छा ट्रेलर है। जब भी ये ट्रेलर चलाएंगे तो शुक्र करें कि पूरी मूवी नहीं चली, मूवी के एंड तक अभी तो सिर्फ 8 गिरे थे। बट कहने का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्ट जो है ना जी स्टेट का, इंडिया भारत, सॉरी नॉट इंडिया भारत का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। वॉर की अंडरस्टैंडिंग दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान बिल्कुल नहीं है जी इस वक्त। सही। अच्छा जाहिद साहब, जैसे अभी हमने अपने इंट्रो में भी बात की ना कि इनके जो पायलट्स हैं वो गए हमारे पायलट्स के पास दुबई एयर शो 2025 में, और JF-17 थंडर जो कि हमारी फिजाइया की शान है उसकी तारीफ भी की। हमारे पायलट्स ने तो चाय का कहा था, लेकिन शायद वो उन्हें अभिनंदन वाली चाय याद आ गई होगी। तो ये पिक्चर्स बनवाते रहे हमारे पायलट्स के साथ। तो ये भी एक क्लियर मैसेज है उनकी गवर्नमेंट को भी कि डीप डाउन उनको पता है कि रियलिटी है क्या। फौज के अंदर जी, और एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, जो भी ऑफिसर्स होते हैं या जो लीडर्स होते हैं वो देर मिलिट्री प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनलिज्म को रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्रोफेशनलिज्म से लर्निंग भी करते हैं। जब इनका जो स्टेचर खत्म किया है और नीचे किया गया है, हम देखिए यूनाइटेड नेशन में हम इंडियन मिलिट्री के साथ काम करते रहे जी। आई हैव वर्कड अंडर एन इंडियन कर्नल जो मेरा टीम लीडर होता था, और प्रोफेशनल मिलिट्रीज थी, हम मिलिट्री रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे की, करते रहे सारा कुछ एनीवेज। बट इनकी मिलिट्री स्ट्रक्चर को नीचे लाने में ये जो हिंदुत्व से भरी हुई, लुथड़ी हुई, ये जो इनकी सेफरनाइज पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप है, इससे पूरे हिंदुस्तान को डिस्ग्रेस कर दिया। आप एक तेजा को ना देखें कि तेजा गिरा है, या एक राफेल आपने गिराया। एक्चुअली हिंदुस्तान की पूरी स्टेट इज अपने स्टेचर और सो कॉल्ड जो क्लेम्स थे इनके सेकुलर डेमोक्रेटिक, उससे गिर के जमीन पर आई है। और जमीन इंटरनेशनली क्या इमेज बिल्टअप हो रहा है इंडिया का। देखिए कश्मीर में जो किया बेनकाब हो गया, फिर उसके बाद जो वो हमारे साथ करता है कि उनके हाजिर सर्विस ऑफिसर यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उस पर भी बेनकाब हो रहा है। जो अपने लोगों के साथ करता है उस पर भी बेनकाब हो रहा है। पूरी दुनिया में तो बेनकाब हो गया, फिर क्या इमेज, क्या इज्जत बाकी रह गई इंडिया की। महक देखे ना, इस वही मैं कह रहा हूँ कि इनको जब आप पूरी दुनिया में कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले अपनी डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और वॉर के, तो इन्होंने लैंड कहाँ किया? काबुल की एक स्ट्रिप के ऊपर उसी हुकूमत के साथ जा बैठे, या वो नहीं लोगों के साथ जा बैठे जिनको 2021 में सिक्योरिटी काउंसिल में उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। इंडिया के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है ना इस वक्त महक, वो बहुत परेशान है कि इंडिया को कितना इन्होंने स्क्वीज कर दिया। अब इनका ये जो टैक्टिक्स है ना, ये इस तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ के ऊपर, इट इज नो मोर अ टैक्टिक्स। पूरी दुनिया को पता चल गया कि दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर, ये उनका किरदार बन चुका है। तो दुनिया, इसलिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको हर दूसरे तीसरे दिन याद दिला देते हैं, इनको अपनी औकात पे ले आते हैं कि तुम तो पाकिस्तान के एक डिफेंसिव मनूवर की मार हो और तुम उसको नहीं फेस कर रहे। दैट्स व्हाई वो अपने स्टिक एंड कैरेट यूज करते हो, अपनी पॉलिसीज को या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल कर रहे हैं। मुतादिद बार ये बता चुके हैं और जहाज़ों की तादाद भी मुसलसल वो बढ़ाते रहे, बताते रहे कि कितने जहाज़ पाकिस्तान ने ज़मीन बोस कर दिए। जाहिद साहब, फिर हम जब मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म तो एक तरफ है, लेकिन जब हम मोदी की बात करते हैं तो वो जो एक एग्रेसिव उनकी हिंदुत्व पॉलिसी है, इससे फिर हम जब साउथ एशिया की ओवरऑल सूरत हाल देखते हैं तो आपको लगता है कि वो फिर डिस्टेबलाइज होती है इनकी इस किस्म की स्टेटमेंट्स और इस किस्म की हरकतों की वजह से? दे आर द फैक्टर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। होती नहीं है जी, की जा रही है। ये टॉर्जन हॉर्स है, ये एससीओ में घुसता है अपने उसको स्पॉइल करने के लिए। ये कभी आपने ब्रिक्स में इसका रोल देख लें, इसका एससीओ में देख लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पॉइलर के तौर पर देखा जाता है। रीजन की पूरी रीजनल तरक्की के खिलाफ है। इससे अपने आप को पेश किया था कि मैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक नेचुरल वो स्टेबलाइजर हूं, फैक्टरिटी हूं। ये फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो उनका काम होता है अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और रीजन की स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं। ये फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। और लीड इंस्ट्रूमेंट क्या है पॉलिसी का? टेररिज्म। चाहे वो कनाडा में नजर सिंह का मर्डर हो, चाहे अमेरिका में गुरवंत सिंह का मर्डर का प्लान हो, चाहे कतर में इनके लोग पकड़े गए, फांसियां उनको सजाए हुए हैं, अभी बड़ी मुश्किलों से कुछ को लेके ये वापस आए। अमेरिकन अदालतों ने इनको इम्प्लीकेट किया है। और कवर किसका है? स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। स्टेट उसको ओन करती है। ह्यूब्रियसली स्पीचेस में कहते हैं बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, देख चले हम तो विक्टिम है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता। अब बाकी इंटरनेशनल दुनिया में इनको देख लें, दे आर बीइंग
look down upon. तो जाहिद साहब, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो फिर जो इनकी ये स्टेटमेंट है, आर्मी चीफ वाली जो स्टेटमेंट है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि भारत कोई और जंग, किसी किस्म की जंग भी अफोर्ड कर सकता है? जैसे हम सुन भी रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में हो सकता है जी कोई जंग हो जाए, और जब भी इलेक्शन होते हैं भारत में तो वो ऐसी ऊंची जो हरकतें उस पर उतरता है मोदी। जी महक और शाहजेब, बात इस तरह है कि जहां तक कन्वेंशनल मिलिट्री एप्लीकेशन है, उस वक्त इसमें तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये कन्वेंशनल लॉन्च करे, लेकिन प्रॉक्सी इसने शुरू की हुई है। बट हैविंग सेड दैट, कंट्रोल ऑफ वॉर वहां के स्ट्रेटेजिक वालों के पास नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर वाले लोगों के पास नहीं है। वहां वॉर और कॉन्फ्लिक्ट इनकी जरूरत है हेजमोनिक डिजाइन्स के लिए, अखंड भारत के लिए, तो दे विल कीप क्रिएटिंग। ये जो पोलिटिकल बुद्धि का क्या है एट लॉस, मुझे बताया ना उसके कोई बच्चे हैं, ना फ्यूचर है, ना कुछ। वो हिंदुत्व के लिए पूरे हिंदुस्तान का जो तशक्कुस था झूठा, आई हैव नो डाउट कि ना वो सेकुलर था और ना वो कभी डेमोक्रेटिक था जी। तो चाहे कांग्रेस हो या ये हो, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये पोर्ट्रे किया हुआ था। अच्छा, पीपल पूरी दुनिया की ये कहानी सुन लेती थी, इनके वो कहते हैं ना सौदा बिक रहा था जी मार्केट में। अब तो वो भी नहीं रहा जी। अब तो वेस्ट भी उनके बारे में अपनी रखता है, राय रखता है, चाइना रशिया तो अपनी रखते हैं। देखिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो एक नेशनल कैरेक्टर होता है ना, दैट हैज गॉन डाउन। वो है ही नहीं, वो था ही नहीं। हमें तो पता था, अब पूरी दुनिया को भी उसकी समझ आ गई है। और जब ये तालिबान के साथ जाके खड़े हुए हैं, जिनको ये ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स और पता नहीं क्या क्या खिताब देते थे, आप इनका सिनेमा का नजर हमारे पास ये पूरी एग्जांपल सेट हो चुकी है कि कन्वेंशनल वॉर हो, मॉड हो या साइबर वॉर हो, इसमें पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद थे। और जो भारत की जो बयानात सामने आ रहे हैं महक, उससे लग यूं रहा है कि ये सिर्फ भड़कें और कुछ नहीं है, भारत और कुछ कर नहीं सकता। हो सकता है मेंटली डिप्रेशन में भी हो। चले जी, हमें आपसे इजाजत लेनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।